आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा हिंदी साहित्य का पेपर हुआ एक विश्वविद्यालय का किसी का, और मेरे पास पेपर आया और मैं पेपर को आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहा हूं। लगातार आपके पास जो भी हिंदी के, सोशियोलॉजी की या पॉलिटिकल साइंस के किसी के पास पेपर मतलब कि किसी की भी यूनिवर्सिटी के पेपर आते हैं तो मैं उसको आपके चैनल पर डालने का प्रयास करता हूँ, यानी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपका चैनल है। 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आपने ये जो है 1000 जो है सब्सक्राइब पूरे किए हमारे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये बात करते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। इन प्रश्नों को जरूर अगर आपकी परीक्षा भी हिंदी साहित्य की नहीं हुई तो इनको पढ़ लीजिएगा। हिंदी साहित्य को लेकर के अभी कल रात 9 बजे हमारी क्लास हुई थी, उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने मैथिली शरण गुप्त जी से बनने वाले समस्त महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के बनने हों और चाहे आपके लिखित टाइप के, तो भाई ऑब्जेक्टिव वालों अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो उस वीडियो को जरूर देखेंगे जो कल हमने लास्ट में मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में बताई है। कल रात मतलब कि 9 बजे हम लाइव आकर के उसको बताए थे। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। नहीं देखा तो एक प्रकार से आपने समझ लीजिए बहुत बड़ी भूल कर दी है। उसको अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से कम नहीं तो 1 से 2 प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय टाइप के, अगर आपकी परीक्षा होनी बाकी है तो वहाँ से आएंगे। अगर आपकी परीक्षा जो है आपकी सॉरी मतलब कि बहुविकल्पीय फॉर्म में होनी है तो उससे एक प्रकार से आपकी चांदी चांदी है, तो उसको देख लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर चलिए आपकी कुछ बता देते हैं आखिरकार पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो बीए पार्ट 2 देखेंगे। एग्जामिनेशन आपका कौन सा है भाई, एग्जामिनेशन देख लीजिए। एग्जामिनेशन 2021 का पेपर है हिंदी लिटरेचर का, मतलब फर्स्ट पेपर आपका आधुनिक काव्य इसका नाम है। समय आपको 1.5 घंटे का मिला। मैक्सिमम मार्क्स आपको 100 नंबर के मिले। निर्देश आप देखेंगे सभी खंडों के जो है सभी खंडों से निर्देशानुसार आपको उत्तर देना है। अब एक एक इस प्रकार से आपके सामने प्रश्नों की कतार आएगी, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है, मतलब जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, सभी लोग देखें। ओके, चलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखेंगे अति लघु उत्तरीय, तो खंड का से आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए निर्देश में क्या लिखा है, प्रत्येक प्रश्न का मतलब प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में आपको देने हैं। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 3 × 10 = 30, मतलब कि आपको 10 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न करेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, आपको 3 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपको दिया गया था मैथिली शरण गुप्त के मतलब कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के प्रतिनिधि मतलब कि किस युग के कवि हैं, उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम बताइए। बहुत ही सहज है यार, बहुत पूछा गया है, सभी को पता है। मैं अगर आंसर बताऊंगा तो सारे के सारे प्रश्नों का आंसर बताना पड़ेगा। वैसे इसकी बात की जाए तो मैथिली शरण गुप्त आपको सभी को पता होगा। कल हमने मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में पूरा रात में पूरा विस्तार से बताया है, आप जाकर के देख लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको किस युग के कवि हैं। वैसे बता दूं आपको यह किस युग के कवि हैं भाई, यह द्विवेदी युग के कवि जो है रहे हैं। कौन, मैथिली शरण गुप्त जी। द्विवेदी युग की एक प्रकार से विशेष ख्याति है। छायावाद में भी कहीं ना कहीं पे रचनाएं लिखते रहे छिटपुट, लेकिन मुख्य रूप से बात की जाए तो द्विवेदी युग के कवि रहे हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। इनकी 2 रचनाएं में आप तमाम प्रकार की रचनाओं को बता सकते हैं। जैसे इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं आपकी। इनकी 2 महाकाव्य इन्होंने रचा है, साकेत महाकाव्य और यशोधरा महाकाव्य। और खंड काव्य बहुत ज़्यादा लिखा है, जयद्रथ वध हो गया, भारत भारती हो गया। बहुत ज़्यादा फेमस रचना इनकी कौन है, भारत भारती है। पंचवटी और एक प्रकार से द्वापर, सिद्धराज, नहुस, अंजलि और अर्घ, अजित, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान, कुड़ाल गीत, गुरु तेग बहादुर। और इसके बाद में तमाम सारी रचनाएं और भी तमाम सारी, जैसे कि रंग में भंग हो गई। ठीक, तमाम सारी कविताएं लिखी हैं तो मैथिली शरण गुप्त ने। अगला प्रश्न आपके सामने, कामायनी महाकाव्य किसकी रचना है भाई, तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तथा उसमें वर्णित मनु और श्रद्धा किसके प्रतीक हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। तो प्रतीकों के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा जा करके जो है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो आप प्रतीकों के बारे में पढ़ लीजिएगा। श्रद्धा किसका प्रतीक है, मनु किसका प्रतीक है, और एक प्रकार से ईड़ा किसका प्रतीक है, सभी के बारे में पढ़ लीजिएगा। टाइम उतना है नहीं पेपर आपको सॉल्व करवा देता, और जल्दी आपके सामने जब पेपर सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे सभी के, मैं प्रश्नों को आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि जो विभिन्न विश्वविद्यालय हैं वह जो है अगर आपकी सीरीज वगैरह लिखी है, मतलब आपके पास है सीरीज वगैरह, आपके पास है नोट्स है, तो उन नोट्स के माध्यम से आप जो है इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक, इन प्रश्नों को जरूर ढूंढ करके पढ़ लीजिएगा, नेट वगैरह से सर्च करके आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, और मैं जल्द ही आपके सामने, जैसे कि बात की जाए बाद में जब आप टाइम मिलेगा हमको, जैसे कि 1-2 बात की जाए, जैसे कि पेपर जब हो जाएंगे सभी के समाप्त हो जाएंगे, तब मैं इन सभी को सॉल्व करवा दूंगा। सॉल्व करवाने में लगभग 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। अब एक प्रश्न का उत्तर बताऊं, दूसरे का ना बताऊं, तो ये भी दिक्कत की बात होती है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, मैं जब बताऊंगा तो सबको विस्तार से बता दूंगा। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे मनु श्रद्धा किसके प्रतीक है, यहाँ भी पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग,
अगला प्रश्न है आपका, तोड़ती पत्थर कविता के प्रतिपाद्य विषय। प्रतिपाद्य मतलब होता है एक प्रकार से उसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, आप पूछ रहा है। तो आपसे पूछा तोड़ती पत्थर जो कविता है उसका उद्देश्य क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 40 शब्दों में सभी को लिखना। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, सुमित्रानंदन पंत, क्या सुमित्रानंदन पंत की किन्हीं 3 काव्य कृतियों का नाम उल्लेख कीजिए। सुमित्रानंदन पंत की किन्हीं 3 काव्य कृतियों का एक प्रकार से उल्लेख के बारे में आपसे पूछा, 3 रचनाओं के बारे में सुमित्रानंदन पंत जी की। बहुत सारी रचनाएं हैं यार, 3 ही रचनाएं उनकी नहीं, बहुत सारी रचनाएं हैं। अब मैं आपको बता दूंगा रचनाओं के बारे में। जैसे कि अगर बात की जाए जो है आपका परिमल हो गया, गुंजन हो गई, ठीक इसी प्रकार से नौका विहार वगैरह कविता वगैरह इन्हीं की है। आ धरती कितना देती है, ठीक बाणी काव्य संग्रह है इनका। इसी प्रकार तमाम सारे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे आप इनकी रचनाओं, जैसे प्रथम रश्मि हो गई आपकी, नौका विहार, परिवर्तन, आ धरती कितना देती है, ताज, ये सब रचनाएं किसकी हैं? ये सब रचनाएं भाई मेरे सुमित्रानंद पंत जी की। कब जन्म हुआ था पंत जी का? तो कब जन्म हुआ था भाई पंत जी का, जन्म कब हुआ था बताएं सभी लोग, कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो 21 मई को हुआ था इनका जन्म, 1900 ईस्वी में हुआ था। अल्मोड़ा जिले के कसौनी नामक ग्राम में हुआ था। अगर आप लोगों की इच्छा रहेगी तो इन सभी पर एक एक सेपरेट वीडियो में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि हमने मैथिली शरण गुप्त जी पर बनाई है, वैसे सभी पर वीडियो आपके बना दूंगा। किस पर? सभी पर वीडियो आपके बना दूंगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। और ध्यान रखेंगे कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कामायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं, तो कुल मिलाकर के 15 सर्ग हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। कब देहांत हुआ था सुमित्रानंद पंत जी का? तो कब देहावसान हुआ था? 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को देहावसान हुआ था। चलें आगे बढ़ते हैं। अब मैं प्रश्नों के उत्तर को बताऊंगा, ज़्यादा लंबा समय ले लूँगा। चलिए फटाफट से प्रश्नों को देख लीजिए आप सभी लोग। अगला प्रश्न है, शहीद जो है अस्तमन कविता के रचनाकार का जो है नामोल्लेख करते हुए कविता का प्रतिपाद्य विषय बताइए। अगला प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट दिया गया, मतलब इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्या ऊधो शतक किसकी रचना है तथा इस रचना में किसका वर्णन किया गया? ऊधो शतक किसकी रचना और इस रचना में किसका वर्णन किया गया? अगला प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किन्हीं 4 छायावादी कवियों के नाम लिखिए। भाई जो है आप देखेंगे प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा, तो 4 कवि वैसे ही हो गए, ठीक, ध्यान रखेंगे। कौन? प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, हरिवंश राय बच्चन की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम बताइए। अरे तमाम सारी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की, 2 रचनाएं नहीं बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो आप इन सभी को पढ़ लीजिएगा जाकर के, 1-2 रचनाओं को, सभी के बारे में 2-3 रचनाएं सभी के कवियों के बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ठीक। क्या बोलूँ, क्या याद करूँ, मधुशाला, ये सभी इन्हीं की रचना है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक भारतीय आत्मा नाम से किस कवि को जाना था? एक भारतीय आत्मा नाम से किस कवि को जाना था है? सभी लोग पढ़ लीजिएगा इसको, और इसको एक प्रकार गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, महादेवी वर्मा की किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। महादेवी वर्मा की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। कई रचनाएँ हैं भाई महादेवी वर्मा की, 2 रचनाएँ केवल क्या, बहुत सारी रचनाएँ उनकी हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो महादेवी वर्मा के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, महादेवी वर्मा की कौन कौन सी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं उसको भी देख लीजिएगा। और महादेवी वर्मा तमाम प्रकार की रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि रेखा चित्र के बारे में बात की जाए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रेखा चित्र एक प्रकार से लिखा है, रेखा चित्रकार कहा जाता है महादेवी वर्मा को भी, यह बात ध्यान रखेंगे। कौन सा रेखा जो है लिखा है उन्होंने, जो है संस्मरण लिखा, संस्मरण लिखा है, आलोपी संस्मरण लिखा है इन्होंने, ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, अगला प्रश्न में मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न, खंड खा से पूछा गया लघुत्तरीय प्रश्न। निर्देश पढ़ेंगे, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग जो है अधिकतम आपका 150 शब्दों में होना चाहिए। एक प्रश्न करेंगे आपको तो 15 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। दीपक के जलने में आली, दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली, कि तो पतंग भाग्य लिप काली, किसका वंश चलता है दोनों ओर प्रेम पलता है। दोनों जो है और प्रेम पलता है, इसको हमने समझा दिया। मतलब कि क्या है, एक दीपक है और मतलब कि दीपक का जलना तो पूरे एक प्रकार से संसार को ठीक ठाक लगता है, चूँकि वह समाज की दृष्टि से सही तरीके से जलता है। लेकिन जो आपका, कल ही हमने इसको मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में बताया है, तो मैथिली शरण गुप्त ने इसकी रचना करी है, दोनों ओर प्रेम पलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है इसको, दोनों ओर प्रेम पलता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। मतलब कि भाई दोनों ओर, मतलब कि जैसे उर्मिला जी जितना प्यार करते हैं जो है लक्ष्मण को, उतना लक्ष्मण जी भी जो है उर्मिला जी को प्यार करते हैं। तो इस प्रकार से मतलब उर्मिला का जितना त्याग है उतना त्याग लक्ष्मण जी का है, लक्ष्मण जी का जितना त्याग है उतना त्याग उर्मिला का है। लेकिन लोग लक्ष्मण जी के त्याग को तो ध्यान में रखते हैं, लेकिन उर्मिला के त्याग को भूल जाते हैं, उनके दुख को भूल जाते हैं। इसी प्रकार से जो पतंगा होता है वह भी जलता है और दीपक भी जलता है, लेकिन दीपक का जलना सार्थक है और पतंगे का जलना क्या है, निरर्थक है। इसलिए
जो है वही बताते हैं कि दोनों और प्रेमफलता दोनों जलते हैं। यही इस कविता के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए मेरे भाई, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। वह तोड़ती पत्थर कविता से लिया गया है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने, मतलब देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर नई छायादार पेड़, वह जिसके मतलब तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्मरत मन। इस प्रकार से आप इसको तोड़ती पत्थर कविता है या उससे लिया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है चौथा नंबर प्रश्न। देखिए मतलब किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे आपको, ठीक, ध्यान रखेंगे। अब चाहे उसको आप जो है व्याख्या खंड का तो आपको अनिवार्य होता है, उसको एक आध कर दीजिएगा, एक व्याख्या जरूर आपको करना होता है, बात ध्यान रखेंगे, हिंदी में अनिवार्य होती है। अगला देखते हैं, कलम आज उनकी जय बोल जरा अस्थियाँ बारी बारी छिटकाएं जिससे चिनगारी। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल जरा अस्थियाँ बारी बारी छिटकाई जिसने चिनगारी। ठीक, इस प्रकार से और आगे तमाम पढ़ेंगे। ये प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर ने साल लिखा था, ठीक, देख लीजिएगा उसको। कलम आज उनकी जय बोल रचना से है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 5वां नंबर दिया गया है कि महादेवी की विरह वेदना पर प्रकाश डालिए। तो भाई महादेवी वर्मा हो, चाहे जयशंकर प्रसाद हो, चाहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो, चाहे प्रसाद जी हो, आंसू जैसे तमाम प्रकार के एक प्रकार से ऐसी काव्य लिखा जिसमें एक प्रकार से इतने आंसू बह गए कि क्या बताएं उसमें। ठीक, तो कहीं ना कहीं पे जितने भी छायावादी कवि हैं सभी जो है एक प्रकार से कैसे रहे हैं, अपने मतलब कि जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे और उसी दुख को एक प्रकार से इन्होंने अपनी कविता में लिखने का प्रयास किया। तो अपने दुख के माध्यम से समाज के दुख को इन्होंने कविता में उतारा है। ठीक, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, हरिवंश राय बच्चन का काव्य श्रेष्ठो निरूपित कीजिए। हरिवंश राय बच्चन का काव्य श्रेष्ठो मतलब कि काव्य जो एक प्रकार में निपुणता जो उनकी थी, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने, माखनलाल चतुर्वेदी की राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डालिए। माखनलाल चतुर्वेदी, ध्यान रखेंगे, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह मैं नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, चाह नहीं हे मतलब कि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, चाह नहीं हे हरि मैं मतलब कि मैं जो है उस पर डाला जाऊं, हरि के मतलब सर पर डाला जाऊं। ऐसा पुष्प नहीं चाहता। पुष्प क्या चाहता है कि मुझे तोड़ लेना ओ बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक मात्र भूमि पर सी चढ़ाने जिस पर चाहे वीर अनेक। राष्ट्रीय भावना में एक प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी अग्रणीय रहे हैं। बात की जाए माखनलाल चतुर्वेदी की तो इन्होंने क्या लिखा है कि देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ठीक, तमाम सारी रचनाएं लिखी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। तो अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे। आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न निर्देश में पढ़ें, किन्हीं एक मतलब किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है और 25 नंबर मिलेंगे अगर आप उस प्रश्न का उत्तर देंगे तो। देखिए 8वां नंबर प्रश्न दिया है आपसे, राष्ट्र कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त का क्या करें, मूल्यांकन करें। भाई अब कल वाली वीडियो अगर आप देखेंगे, कल वाली जो वीडियो हमने पढ़ाया है तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में विस्तार से समझा दिया है। अगर आपका पेपर का नाम आधुनिक अवधि काव्य है, मतलब कि आप अवधि काव्य तो शामिल होता है, BA सेकंड में अवधि का मतलब आधुनिक हिंदी काव्य शामिल ही होता है और उसमें अगर मैथिली शरण गुप्त हर एक व्यक्ति के पाठ्यक्रम में संकलित होती हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में पूरा का पूरा डिटेल नॉलेज आपको उस वीडियो में दिया गया। लगभग 1 घंटे की वीडियो थी, कल रात में हमने लाइव लिया था। अगर इसी प्रकार से आपको प्रसाद पर निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और मतलब कि हरिवंश राय बच्चन या अन्य कवियों पर चाहिए वीडियो तो उसको बताने का प्रयास करें, मैं उन पर भी वीडियो आपको सेपरेट बना दूंगा। ओके, तो आप फटाफट से जो है इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बताएं कि हाँ सर उस पर वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना करके दे दूंगा। तो इसको पढ़ लीजिएगा जा करके। अगला प्रश्न आपके सामने, इस प्रश्न को भी पढ़ लीजिएगा, श्रद्धा सर्ग के आधार पर जयशंकर प्रसाद के काव्य की विशेषताएं बताइए। इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने जो है, ओज करुणा और विद्रोह के कवि के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल्यांकन कीजिए। ठीक, यह भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण कवि रहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप देखेंगे भिक्षुक वगैरह की, वह आता दो टूक कलेजे का करता पछताता पथ पर, पेट पीठ दोनों मिलकर चल रहा एक लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिठाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, वह आता दो टूक कलेजे का करता पछताता, पेट पीठ दोनों मिलकर चल रहे एक लकुटिया टेक। ठीक, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला 11वां नंबर प्रश्न है
कि सुमित्रानंदन पंत की मतलब प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, इस कथन की विवेचना कीजिए। ये सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पे आप देखें जा करके तो हमारे मॉडल पेपर में मिल जाएंगे हूबहू। पहला प्रश्न देखेंगे 8वां नंबर मिल जाएगा हमारे मॉडल पेपर में। आप देखेंगे तो 11वां नंबर प्रश्न हमारे जो है पाठ्यक्रम में मिल जाएगा, हमारे मॉडल पेपर में मिल जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न हमारे मॉडल पेपर में मिल जाएगा। तो इसमें से 3 प्रश्न हमारे मॉडल पेपर के ही आ गए हैं सीधे सीधे इसमें, और लघु उत्तरीय की भी प्रश्न आए हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक। तो ये सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और इस प्रकार से आपके एग्जाम से प्रश्न पूछा जाता है। तो इन सभी प्रश्नों को क्या आपने पढ़ा, सही तरीके से समझा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सोशियोलॉजी के महत्वपूर्ण चीज़ों पर, ठीक, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर।